मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ी हुई थी इकोसिस्टम से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बायोटिक और इबायोटिक कंपोनेंट से हम लोग घिरे हुए हैं, यानी हमारी सराउंडिंग में जो बायोटिक और इबायोटिक कंपोनेंट हैं, कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं, कौन से इबायोटिक कंपोनेंट हैं, और किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, और किस तरीके से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है कैसे भोजन को एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था। यानी हम लोगों ने डीकम्पोजर तक पढ़ा था कि डीकम्पोजर के सेंस में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके ऑर्गेनिक यानी जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना स्मॉलर या सिंपल सबस्टेंस में, उसे हमने डीकम्पोजिशन का नाम दिया था। और ऊपर तक की जो भी अलग अलग टॉपिक्स थे जैसे प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसके बाद आपका इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग टू इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। इस तरीके से हमने जो अलग अलग टॉपिक थी हमने उसको पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डीकम्पोजिशन पे। तो देखिए, आइए ध्यान से हम सुनते हैं इसको। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। What is required? Large amount of oxygen is required. Chitin and lignin present in detritus slower the rate of decomposition. Nitrogen and water soluble substance like sugar, detritus increase the rate of decomposition. Warm and moist environment favor decomposition where low temperature, dryness and anaerobiosis inhibit the decomposition. देखिए, आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन के होने के लिए लार्ज अमाउंट में आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो फैक्टर तो ये भी है कि अगर ऑक्सीजन कम रहेगी तो डीकम्पोजिशन नहीं होगा। इसके अलावा जो अलग अलग सबस्टेंस हैं, जो अलग अलग जैसे कुछ काइटिन से मिलकर बने हैं, यानी जो अलग अलग सबस्टेंस से मिलकर बने हैं, उनके जो डीकम्पोजिशन का रेट भी होता है अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल्दी से या आसानी से डीकम्पोज हो जाते हैं, बल्कि कुछ और ऐसे भी सबस्टेंस या ऐसी थिंग्स होती हैं जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होती। तो अलग अलग रेट के डीकम्पोजिशन का इसके अलावा फैक्टर भी है, जैसे टेम्परेचर है, इसके अलावा ड्राइनेस है और एनारोबिनेसिस है, ये सब डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद अब एनर्जी फ्लो क्या लिखा है? सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एंड एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम एनर्जी गेट एनर्जी फ्रॉम सन। अब प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी का है वो तो सन ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में या कह लीजिए कि कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे सनलाइट अगर नहीं पहुंच पा रही, तो वहां के लिए लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट इन दिस इकोसिस्टम रिमेनिंग इकोसिस्टम sun is the only source of energy for all ecosystem. Less than 50% of incident solar radiation photosynthetically active radiation, जिसे हम कहते हैं पीआर। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पीआर। वैसे तो आप देखते हैं कि काफी अमाउंट में जो है कि लाइट आती है, लेकिन वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं? केवल 2 से 10%। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इन यूनिडायरेक्शनल, इन द सेंस जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। तो अब आप ध्यान से समझिए कि जो भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनमें जो एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है, ना कि कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। देन the green plant the ecosystem are called producer. Example in a terrestrial ecosystem major producer are herbaceous and woody plant, and in aquatic ecosystem phytoplankton, algae and higher plant are the producer. प्रोड्यूसर के केस में हम हमेशा प्लांट को रखते हैं, चाहे वो प्लांट छोटा हो, बड़ा हो, फाइटोप्लैंक्टन हो, और चाहे वो जिस तरीके का आपका इकोसिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर के रूप में हम प्लांट को ही रखते हैं, चाहे एक्वेटिक हो चाहे आपका टेरेस्ट्रियल हो। All animals depend on plant for their food and needs. Therefore, it is called consumer. Depend on plant. Consumer which feed the producer, they are called primary consumer. In the sense, अगर मैं आपको बताऊं कि in T1 in trophic level first producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. In T1 anitropic level first producer and tropic level second herbivores, carnivores and omnivores, such as herbivorous, carnivorous and omnivorous. Then it is similar, it is commonly known as primary consumer who are herbivorous. Example, grass eating. The animal eat herbivorous, they are called secondary consumer. Primary example goat. The animal which
eat primary carnivores are called tertiary consumer who are secondary carnivores. Example man. Producer belong to the first trophic level herbivorous primary consumer to second carnivore secondary consumer to the third trophic level. Means कि आपका मैं आपको डायग्राम के स्टाइल में बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रास है, गोट है, मैन है, किसका फूड चेन ग्रेजिंग का। डेट्रिटस में क्या है, मतलब जो भी जीव मर गए हैं या जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उन्हें आपका डिकम्पोज करने से तो फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड पास थ्रू डेट्रिओस टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्रिओरस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। देन डेट्रिओस आर decomposer which meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs. Then the interconnected matrix of food chain is called food web. For example, a specific herbivore of one food chain may serve as a food. Carnivores is another food chain. Each trophic level has a certain mass of living material. A particular time is called standing crop. The standing crop is measured as the mass of living organism, biomass or the number of the unit area. अब इकोलॉजिकल पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड हम डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक बात बता दूं कि जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड है, जैसे आपका एनर्जी का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड है, इसके अलावा आपका एनर्जी का है, बायोमास का है, नंबर का है, जो अलग अलग पिरामिड होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट बनता है, जबकि जो रिमेनिंग दो पिरामिड है यानी बायोमास का एंड नंबर का ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी अपराइट भी होता है यानी सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे देखने से पहले आपको शॉर्ट में मैं बता दूं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, इन द केस इट इज नोन एज पिरामिड। अब जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये पिरामिड आपके ग्राफ के रूप में है, इसलिए हम इसे पिरामिड कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो अलग अलग आपके लेवल हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक लेवल के नाम से। अब ट्रॉपिक लेवल में मैंने बताया कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें मैंने आपको कहा कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से। देन प्रोड्यूसर के बाद मैंने कहा कि इन सबको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर और डिपेंडेंट ऑन प्लांट। देन द T1 एंड सेकंड T2 यानी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, इसलिए मैं कह सकता हूं T2 एंड दिस इज T2। T2 इज द herbivores, देन T3 इज द carnivores and T4 is the omnivores. And after this pyramid, then the new pyramid is start known as decrease. तो अब हमने देखा कि जो अलग अलग आपके केसेस हैं लाइक T1, T2, T3, T4, another T5 also. Then T1 contain T1 trophic level first, it is known as producer, and the second T2 known as herbivores. Eat the food chain, in food chain herbivorous eat producer and herbivores is eaten by carnivores and both herbivores and carnivores is eaten by omnivores. Then it is said to that in Hindi मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं यानी अपने भोजन को सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये पौधे होते हैं ये भी अपने प्राइमरी सोर्स के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, ऑन सनलाइट। जब आप जानते हैं कि जब भी सनलाइट होती है तो सनलाइट, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का आपका इकोसिस्टम हो उसमें सन जो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। तो सन से लाइट को एब्जॉर्ब करके, यानी आप अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, वैसे आप ये वेल तरीके से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल जो कि आपका ग्रीन पिगमेंट है, तो इसके मतलब कि आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपके जो प्लांट होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और O2 क्या होती है, रिलीज होती है। दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। देन CO2 in raw material CO2 and H2O they combine in presence of light and chlorophyll produce carbohydrate like glucose and release O2। तो आपने देखा कि जो भी आपके प्लांट्स होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है। ऑल द इकोसिस्टम सन से एनर्जी को लेकर के
ये जो प्लांट्स होते हैं ये भोजन को बनाते हैं और इसे खाने वाले को हम हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी और इसे खाने वाले को हम मांसाहारी और जो भी इसको खाने वाले को हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो जो भी अलग अलग आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं और एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है और इसके अलावा जो डेकेटल साइकिल होती है उसे हमने ध्यान से समझा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग इकोसिस्टम को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके सबसे पहले तो हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड में हमने बताया आपसे कि एनर्जी का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड है, नंबर का पिरामिड है। इसके अलावा अलग अलग इकोसिस्टम को भी हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमारी रिवीजन की क्लास है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, ये आपकी रिवीजन की क्लास है, इसलिए मैं इसे आपको जो मुख्य चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएं। तो उसमें हम लोग अलग अलग इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे, जैसे पॉन्ड है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, जो अलग अलग इकोसिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।